आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। गजभिये काका। अरे काका, अभी तंदूर नहीं तपाया? मैं तो रोटियां लगवाने आई थी। विमला बहन, बस 10 मिनट में सारा सामान तैयार हुआ जाता है। आप बैठिए, अभी रोटियां सेक दूंगा। सेक दूंगा। गजभिये काका, तुम्हारा तोता कितना अच्छा बोलता है। मिट्ठू, और क्या क्या बोलते हो तुम? काका गाना लगाओ। अरे ये गाना लगाने के लिए कह रहा है? हाँ विमला बहन, ये लो सुनो। अरे मिट्ठू को देशभक्ति के गीत पसंद है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। पसंद है। इसे तो देशभक्ति की कहानियां सुनना भी बहुत पसंद है। क्या? अरे काका, आप इसे कहानियां भी सुनाते हैं? अरे नहीं विमला बहन, लोग बाग कभी कभी बैठे होते हैं तो मैं उन्हें कहानियां सुनाता हूँ, तो इसे भी अच्छा लगने लगा है। काका कहानी सुनाओ। अच्छा, अब चुप कर, सुना रहा हूँ भाई। विमला बहन जी, हम भारतीयों को गर्व होता है जब हम अपने देशभक्तों की गाथाओं को गाते और सुनते हैं। आज मैं आपको श्रीमती सुचेता कृपलानी की गाथा सुनाता हूं, जिन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद अपने देशवासियों की जी जान से सेवा की। इन्हें स्वतंत्र भारत की प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव भी प्राप्त है। आगे सुनाइए। हाँ सुनाइए भाई। ये कहानी आरंभ होती है 25 जून सन 1908 में लाहौर के एक सुसंस्कृत संपन्न परिवार से, जहां सुचेता मजूमदार का जन्म हुआ। पिता सरकारी डॉक्टर थे। बार बार स्थानांतरण होता रहता था। पूरा परिवार कभी इलाहाबाद तो कभी दिल्ली घूमता रहा। अच्छा। माँ घरेलू मगर एक अनुशासन प्रिय धार्मिक महिला थी, और इससे बढ़कर वो गायिका थी। पूजा अर्चना के बहाने उनका रियाज चला करता था। मेरे देश चित्र में तेरे जैसे रंग भरूं, तेरी छवि अपने छोटे अंदर में कहाँ धरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं, कैसे रंग भरूं। सुचेता, ये लो प्रसाद। हाँ माँ, आज मैंने भजन का अंतरा ठीक से उठाया था ना? हाँ बेटा, आज तू मन से भी गा रही थी। कल हम नया भजन गाएंगे। जी। अच्छा जा, नाश्ता कर ले। तेरे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। जी। प्यारी, अरे ओ प्यारी, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब वो आंगन में बैठे चाय पी रहे हैं। ओफो, कितनी बार इनसे कहा है कि पूजा से पहले चाय पानी कुछ न लिया करे, पर ये कहाँ सुनते हैं। बच्चों की भी आदतें बिगाड़ेंगे ये। अभी बात करती हूँ इनसे। सुचेता की माँ। अरे आज तुम बहुत ही सुंदर भजन गा रही थी। तुम्हारा गला इतना मधुर है कि बस सुनते ही रहो। अच्छा, तो फिर पूजा में क्यों नहीं? सुचेता, तो तुम गाना सीखोगी अपनी माँ से? पिताजी, आज तो गाना मैं ही गा रही थी। अच्छा लगा आपको? अरे तुम गा रही थी? कमाल है भाई, तुम दोनों की आवाज में तो अंतर ही नहीं लग रहा था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना अच्छा सिखा दिया कि भाई क्या कहने। सुचेता की माँ, तुम तो हीरा हो। पिता के नौकरी में बार बार तबादले के कारण सुचेता जी की पढ़ाई इलाहाबाद और दिल्ली में हुई। उन्हीं दिनों सन 1919 में सर्वाधिक क्रूर और हिंसक घटना घटी, जलियांवाला बाग की। सुचेता तब केवल 11 साल की थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।
उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। इससे सुचेता का मन बेहद विचलित हो उठा। सुचेता, क्या हुआ? अकेली बैठी क्यों रो रही हो तुम? माँ, जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने इतने सारे लोगों को मार दिया था और अब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी भी हो गई। हाँ बेटा, पूरा देश इस घटना पर रो रहा है। माँ, अंग्रेज क्यों रहते हैं हमारे देश में? यही तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ है। पर बेटा, हम सिवा आंसू बहाने के क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते माँ? एक एक जुड़कर तो भीड़ बनती है। मैं निकालूंगी इन्हें अपने देश से बाहर। सुचेता? सुचेता की माँ, देशभक्त भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शव यात्रा में सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी पिताजी। यही वो समय था जब सुचेता मजूमदार के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत का बीज पड़ा और मन में क्रांति की भावना फूट पड़ी। पर पिता के असमय देहांत के कारण सुचेता को पूरे घर का आर्थिक बोझ उठाना पड़ा। उन्होंने लाहौर के एक विद्यालय में अध्यापन करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से निमंत्रण मिला और सुचेता का पूरा परिवार बनारस आ गया। सुचेता को यहां का माहौल बहुत ही भाया। पूरे विश्वविद्यालय में जैसे राष्ट्रीयता टपकती थी। कभी कभी तो नमस्ते सुचेता मैम। नमस्ते। कहाँ जा रही हो शोभा? क्लास में नहीं जाना? अब पीरियड का समय तो हो गया है ना? पर मैम, आज तो हड़ताल हो गई है। सभी स्टूडेंट्स इधर उधर ही घूम रहे हैं। हड़ताल? किस बात की? वो पता नहीं मैम, यूनिवर्सिटी के सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को एडमिन स्टाफ के लोग अंदर ही नहीं जाने दे रहे। मैम, आप बताएं क्या करें हम लोग? आज की पढ़ाई तो बर्बाद हो गई ना। तो आज हम लोग अपनी क्लास यहीं ग्राउंड के उस पेड़ के नीचे लगाते हैं। जी चले, इसी बहाने सबके बारे में जानने का मौका मिलेगा। कुछ कहानियां सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे। यस मैम, चलिए। मैम, आपको तो देशभक्ति के कितने किस्से याद हैं? यही सब हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा था, लेकिन जिस तरह से आपने सुनाया वो तो हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। मैम, आप हर चीज को फील करके बोलती हैं। आपको अच्छा लगा? जी थैंक यू। चलो भाई, घर जाने का समय हो गया। हाँ, चलो चलो चलो। कहाँ जा रही हैं सुचेता मजूमदार जी? जी वो आचार्य कृपलानी जी, आप यहाँ? जी हाँ, मैं बहुत देर से आपको देख रहा था। जी, यहाँ किसी ने कॉलेज की हड़ताल का इतना अच्छा फायदा कभी नहीं उठाया। आचार्य जेबी कृपलानी उसी यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक थे। वे सुचेता से 20 साल बड़े थे, लेकिन प्रेम उम्र की हदों को कब देखता है। उनका पारस्परिक आकर्षण कुछ समय पश्चात ही प्रणय सूत्र में बंध गया और सुचेता मजूमदार से वे सुचेता कृपलानी हो गईं। आचार्य कृपलानी की भी राजनीति में रुचि थी और सुचेता की भी। दोनों ही गांधीवादी भी थे। 1934 में बिहार में भूकंप आने से लाखों लोगों का जान माल का नुकसान हुआ। कांग्रेस ने भी राहत कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
कृपलानी जी। हाँ। कृपलानी जी, घर सफाई के लिए मैंने लक्ष्मी को बुला लिया है। वो सुबह आकर सफाई कर जाया करेगी। आपका नाश्ता बनाकर दोपहर का खाना भी बना देगी। शाम को आपके कॉलेज से लौटने का समय बता दिया है। रात का खाना उसी समय बनाकर चली जाएगी। लेकिन सुचेता कृपलानी जी, आप ये सब मुझे क्यों कह रही हैं? मेरे पीछे आपको खाने की दिक्कत ना आए इसलिए। हैं? मगर मैं तो 15 दिन की छुट्टी लेकर बिहार जा रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह सभी वहाँ पहुँच चुके हैं। आप भी बिहार के भूकंप के राहत कार्यों में हिस्सा लेने जा रहे हैं? क्यों, क्या नहीं जाऊं? नहीं। और आप, अरे आप भी तो वहीं जा रही हैं कॉलेज की छुट्टियां लेकर? मैंने आपसे पूछा नहीं कि देखिए, कहीं आप। मैंने आज तक आपके राजनीतिक कार्यों में दखलंदाजी की है? नहीं की ना? नहीं, आपने तो हमेशा मेरा साथ ही दिया है। तो सुचेता जी, आज भी मैं आपके साथ ही हूँ जी। मैं भले ही कांग्रेस का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन हूँ तो देश प्रेमी ही। तो ऐसा करते हैं, दोनों साथ चलते हैं। जी ठीक है, चलिए। स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र रेडियो कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने आकाशवाणी के विविध भारती भोपाल केंद्र से प्रतिदिन शाम 6 से 6:30 बजे तक। आजाद हिंद। सेवा भाव में सुचेता कृपलानी किसी से कम नहीं थी। वो कॉलेज की नौकरी छोड़कर पूरी तरह से कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस से जुड़ने के बाद वो उनके विदेश कक्ष को भी संभालती रही, जिसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संभालते थे। इस कक्ष से एक पत्रिका निकलती थी, जिसमें विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए भारत की जानकारियां होती थीं। यह पत्रिका खास तौर से आजादी से संबंधित मुद्दों पर आधारित खबरें प्रकाशित करती थी। इसे सुचेता जी ने बखूबी संभाला। उन्हीं दिनों द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। भारत के अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। फिर भी उनकी सलाह लिए बिना ही भारत को अंग्रेजों ने युद्ध में झोंक दिया। इसके विरोध में सभी प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और इस दौरान गांधी जी का कुछ और ही विचार बन रहा था। विनोबा जी, मैं चाहता हूं कि हम द्वितीय महायुद्ध के विरोध में सत्याग्रह करें। इसमें केवल पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ही शामिल होंगे। गांधी जी, क्या आपको लगता है कि सत्याग्रह से अंग्रेजों के कानों पर जू रेंगेगी? वो तो पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने जो फैसला लेना था ले लिया। इसीलिए सोच रहा हूं विनोबा जी कि अगर इस सत्याग्रह से कोई मुसीबत आनी होगी तो हम कार्यकर्ता ही झेलेंगे। आम जनता को परेशानी ना हो। इसके बाद मेरे कुछ और विचार भी हैं जिन्हें मैं आपसे बांटना चाहता हूं। जी। लेकिन बापू, आपने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा? आओ बेटी सुचेता, बैठो। नमस्कार विनोबा जी। जीती रहो। कैसी हो? अच्छी नहीं हूँ। बापू ने केवल आपको ही याद किया, हमें तो भूल ही गए। मैं भी आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह का हिस्सा बनना चाहती हूँ बापूजी। सुचेता कृपलानी, तुम महिला हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस तरह के सत्याग्रह से दूर रखने। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आप जो करेंगे, जैसा करेंगे, मैं भी उसमें भाग लूंगी। लेकिन सुचेता, मेरी बात मैं तो... इस सत्याग्रह का हिस्सा बनूंगी, बस। अरे? मुझे और कुछ नहीं सुनना। सुचेता कृपलानी के आगे आपकी एक नहीं चलेगी। ठीक कह रहे हो। अगर इस जैसी भारत में और भी महिलाएं हो जाएं तो कोई शक नहीं
कि भारत को जल्दी ही आजादी मिल जाएगी। विनोबा, इसका तो नाम ही सुचेता है। शुभ चेतना से परिपूर्ण। ठीक है भाई, भविष्य में तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। जी बापूजी। अब तो खुश हो? जी। मनमानी बंद करो, मनमानी बंद करो, मनमानी बंद करो, मनमानी बंद करो, हिंदुस्तानी दमन बंद करो, हिंदुस्तानी दमन बंद करो। युद्ध नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या बकवास है, चिल्लाता है सब लोग। पकड़ लो इन सबको, नारे लगाता है, पकड़ लो इसे, बंद करो, कोई भी छूटने न पाए। पकड़ लो इन सबको, मारो इन सबको, पकड़ लो, चलो पकड़ लो सबको, छूटने न पाए। अंग्रेजों ने सुचेता कृपलानी को भी गांधी जी, विनोबा भावे आदि के साथ अलग अलग जेलों में बंद कर दिया। लेकिन जेल में स्वास्थ्य अधिक बिगड़ जाने के कारण सुचेता को रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से कांग्रेस ने उन्हें महिला विभाग दे दिया। उन दिनों द्वितीय महायुद्ध अपनी चरम सीमा पर था। जर्मनी का तानाशाह अडोल्फ हिटलर यूरोप के ज्यादातर हिस्सों को जीतने के बाद ब्रिटेन की तरफ आ रहा था। जापान भी अपनी शक्ति लगातार बढ़ा रहा था। ब्रिटिश सरकार की हालत खस्ता होने लगी थी। गांधी जी, हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? ब्रिटिश पीएम चर्चिल के प्रतिनिधि क्रिप्स को दिए नकारात्मक जवाब के बाद तो अंग्रेज बहुत गुस्से में होंगे। सही कह रही हो, लेकिन हमें अपना अगला कदम बढ़ाना होगा। अभी तक हम सोच रहे थे कि युद्ध रुक जाए तो ब्रिटिश सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से आजादी के मुद्दे पर बात करें। लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। बापू, यही मैं भी सोच रहा हूँ। जापान किस तरह से अपना विस्तार कर रहा है। उसने सिंगापुर पर भी अपना अधिकार जमा लिया है। ब्रिटेन को जापान के हजारों सैनिक रिहा करने पड़े हैं। अगर ब्रिटेन के लोग यहाँ पर रहेंगे तो जापान भारत पर भी हमला करेगा। ऐसी हालत में अंग्रेज तो दुम दबाकर भाग जाएंगे और हम फंस जाएंगे। जवाहरलाल ठीक कह रहे हैं गांधी जी। अभी हम ब्रिटिश सरकार से जंग कर रहे हैं। जापान तो उससे भी अधिक ताकतवर साबित हो रहा है। ऐसे में हमारे संघर्ष के दिनों की संख्या तो बढ़ती ही जाएगी। जापान को अपनी तरफ आने से रोकने के लिए पहले अंग्रेजों को भगाना जरूरी है, ताकि जापान को यह अंदाजा हो जाए कि भारतीय कम ताकतवर नहीं है। ये सही कह रही हैं। अब हमें पूर्ण आजादी की तरफ कदम उठाना होगा। जवाहरलाल, मेरा भी यही विचार है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि हम सभी कार्यकर्ताओं को एकत्र करके एक प्रस्ताव पारित करते हैं। भारत छोड़ो, इसे हम अंग्रेजी सरकार के सामने रखेंगे। सही कह रहे हैं गांधी जी। यही उचित रहेगा। बिल्कुल। आप सभी लोग बैठे हैं तो अभी इसके सभी बिंदुओं पर भी विचार कर लिया जाए। क्यों नहीं? बिल्कुल गांधी जी, बिल्कुल। कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। जिस दिन इस प्रस्ताव को लेकर दिल्ली जाना था, उससे एक रात पहले ही बंबई में सभी दलों के शीर्ष नेताओं को अंग्रेजों ने अनजान स्थान पर नजरबंद कर दिया। ऐसे में सुचेता कृपलानी,
जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन आदि ने भूमिगत होकर एक प्लान बनाया। डॉक्टर लोहिया, मुझे रेडियो सर्विस शुरू करने वाला आपका विचार सही लग रहा है। हाँ जयप्रकाश, भारत की आम जनता के लिए ये जानना जरूरी है कि अंग्रेज जो कर रहे हैं उसके पीछे उनकी नीयत क्या है, हम अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं। ये लोग जानेंगे तभी तो आम जनता दिलो दिमाग से हमारा साथ देगी। पटवर्धन जी, मैं यही तो चाहता हूँ कि आम लोग सच्चाई से अवगत हों। सरकारी रेडियो की खबरों पर तो अंग्रेजी सरकार की कैंची चली होती है। हम उन्हें सही और देश की क्रांतिकारी खबरें सुनाएंगे। डॉक्टर लोहिया, आप तो बस हमें आज्ञा दें कि हमें करना क्या है। सुचेता कृपलानी, तुम्हारी भूमिका इसमें खास होगी। तुम रेडियो पर समाचार वाचक की भूमिका करोगी, खबरें हम देंगे। उनको देश में इस तरह से प्रसारित करना है कि आम जनता में भी अंग्रेजों के प्रति विरोध फैले। यह एक जन क्रांति है। हिम्मत तभी आती है जब दिल और दिमाग एक ही बात कहता हो। वंदे मातरम। महात्मा गांधी को पुलिस ने अहमदनगर के दुर्ग से हटाकर आगा खां महल में नजरबंद कर दिया है। हालांकि गांधी जी अंग्रेज पुलिस की नजर में हैं, लेकिन भारतीयों ने भी लोहे के चने चबाना सीख लिया है। देश के अधिकतर सभी नेता उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। वंदे मातरम। क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस ने प्रवासी भारतीयों से मिलकर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर ली है। अधिकतर सभी प्रवासी भारतीय हम भारतवासियों की आजादी की लड़ाई में साथ देने को तन मन और धन के साथ तैयार हैं। वंदे मातरम। जनता से गुजारिश है कि अंग्रेजों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वयं जापान और जर्मनी के बड़े बड़े और आधुनिक हथियारों और गोला बारूद से टक्कर लेने में नाकाम है। उनसे डर कर दुबक रही है। वंदे मातरम। What rubbish! ये क्या हो रहा है रेडियो पर? सर, ये सरकारी रेडियो प्रसारण नहीं है, कोई निजी रेडियो का प्रसारण है। You mean personal? निजी प्रसारण? यह कहां से आ गया? पता नहीं सर, ये तो कई दिनों से प्रसारित हो रहा है। इससे तो आम जनता सिर उठा लेगी। बंद करो इसे। ढूंढो कहां है इसका ऑफिस, किधर से रिले होता है ये। ओके सर। काफी कोशिशों के बाद भी अंग्रेजी सरकार भूमिगत चलने वाले इस रेडियो के प्रसारण केंद्र का पता नहीं लगा पाई। सभी नेता अंग्रेजों के सामने वेश बदलकर घूमते रहते थे। सुचेता स्वयं भेष बदलकर आगा खां महल में गांधी जी से मिलकर आई थीं। 1944 तक सुचेता इसी प्रकार की भूमिगत गतिविधियों में शामिल रहीं, पर एक दिन पटना में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लखनऊ जेल में रखा गया। बाद में अंग्रेजी सरकार से समझौता होने के बाद सभी को रिहा कर दिया गया। 1946 में सांप्रदायिक दंगों में भी सुचेता कृपलानी ने राहत कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और उसके बाद आई आजादी की रात, 15 अगस्त सन 1947। अंग्रेज भारत से चले गए। पूरे देश में इसका जश्न मनाया गया। कांग्रेस की सभा में सदस्यों के बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबको बधाई देते हुए कहा, आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा चरम उत्साह और प्रसन्नता का दिवस है। इसके लिए मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभी दलों के नेताओं को बधाई देता हूं। कार्यक्रम का प्रथम विषय है वंदे मातरम। हम सब इसे खड़े होकर सुनेंगे। आइए सुचेता कृपलानी जी, आप गाएंगी वंदे मातरम।
श्यामलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम्। कार्यक्रम का दूसरा विषय है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुचेता कृपलानी जी इसे भी अपनी स्वर लहरियों से और खूबसूरत बना दें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। पूरे देश के सामने वंदे मातरम गाने वाली सुचेता कृपलानी जी ही थीं। सन 1947 में वो कांग्रेस कार्य समिति की सदस्या बनी। अच्छा। फिर महासचिव बनी। 1952 में जर्मनी के शांति सम्मेलन में सुचेता जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और सांस्कृतिक शिष्टमंडल के नेता के रूप में रूस की यात्रा पर गईं। उनके पति आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस से हटकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया, तो पति धर्म निभाते हुए उन्होंने उसी पार्टी को ज्वाइन किया और उसी पार्टी की ओर से चुनाव जीता और सदन में आई। लेकिन अपरिहार्य कारणों से वो कांग्रेस में दोबारा लौट आई और फिर 1963 में वो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी। अच्छा। वो स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हुई थीं। काका, वो एक निर्भीक, साहसी, कभी न थकने वाली सिपाही थी, है ना? हाँ। 30 नवंबर 1974 को 67 वर्ष की आयु में वो स्वतंत्र भारत की खुशबू में विलीन हो गईं। आज भी उनके कार्यों की महक फिजा में घुली हुई है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। निर्देशन पूरन चंद सरीन। परिकल्पना श्री राम तिवारी। समन्वय संजय यादव। निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग। मान का भान स्वाभिमान का देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।